नमस्कार। विंध्य का एक ऐसा नेता जिसकी दहाड़ राजधानी भोपाल तक गूंजती थी, एक नेता जिसकी फाइलों में दस्तखत करने मुख्यमंत्री खुद उसके दफ्तर तक आते थे, एक नेता जो कहता था कि पद इंसान से ऊपर नहीं होता, एक जन नेता जिसके लिए जनता ही सब कुछ थी, एक नेता जो रीवा में देश के प्रधानमंत्री से भी टकराने की हिम्मत रखता था, एक नेता जिसे शेर की सवारी का हुनर मालूम था, एक नेता जिसे विंध्य का व्हाइट टाइगर कहा जाता था, एक नेता जो अपने निवास अमैया से रीवा सहित प्रदेश की सरकार चलाता था। समझ तो गए होंगे आप हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज राजनेता पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की, जिनके समर्थक उन्हें भगवान मानते हुए ये नारा लगाते थे, दादा ना आए दऊ आए, वोट ना देवे तऊ आए। तो शख्सियत विंध्य की में आज बात श्रीयुत पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की। वैसे तो उनसे जुड़े इतने किस्से हैं कि सुनाने बैठें तो शायद 3 घंटे की एक फिल्म बन जाए, लेकिन हमारे पास समय का बंधन है, इसीलिए हम संक्षेप में ही उनके बारे में आप लोगों को आज बताने का प्रयास करेंगे। 17 सितंबर 1926 को जन्मे श्रीनिवास तिवारी प्रारंभ से ही जुझारू और संघर्षशील प्रवृत्ति के थे। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन के दौरान ही प्रारंभ हो गई थी, जब वो मार्तंड स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ा करते थे। इसी बीच देश में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और युवाओं को, छात्रों को भी क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया। श्रीनिवास तिवारी भी अपने साथियों सहित इस आंदोलन में कूद पड़े। आगे चलकर वो जब दरबार कॉलेज से वकालत करने के लिए गए तो उन्होंने कॉलेज में एक डिबेटिंग क्लब का निर्माण किया और आगे चलकर वो कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने। दरबार कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उन्होंने देखा कि रियासत के लगभग 50% किसान जमीन से बेदखल थे, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों यमुना प्रसाद शास्त्री और जगदीश चंद्र जोशी के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और पूरे विंध्य का दौरा करते हुए जमींदारी प्रथा का जमकर विरोध किया, जिसके बाद सरकार को अंततः टेनेंसी एक्ट में कुछ संशोधन करने पड़े। वैसे तो तिवारी जी ने राजनीति छात्र जीवन से ही आरंभ कर दी थी, लेकिन उनकी सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1952 में हुई, जब विंध्य प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब वो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर रीवा जिले के मनगवा विधानसभा के लिए चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बने। पता है 1952 के चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? लाल यादवेंद्र सिंह, जो बघेलखंड कांग्रेस कमेटी के संस्थापकों में से एक थे और अतीत में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कहा जाता है कि अगर यादवेंद्र सिंह 1952 का यह विधानसभा चुनाव नहीं हारते तो संभवतः विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होते। बताया जाता है कि श्रीनिवास तिवारी उनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ते थे और उनसे राजनीतिक सीख भी लेते थे। यादवेंद्र सिंह भी कई दफा तिवारी जी को अपना मंच बोलने के लिए देते थे, लेकिन वो राजनीतिक शुचिता का दौर था। जब श्रीनिवास तिवारी पहला चुनाव मनगवा सीट से लड़ रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। तब गांव के ही एक व्यक्ति ने उनकी मदद करते हुए उन्हें 500 रुपए दिए थे। हालांकि पहले विधानसभा चुनाव में उनके कम उम्र का मुद्दा उठा और हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन होशियार तिवारी जी ने अपनी जन्म कुंडली लगाकर और यह बताते हुए कि 9 माह पहले वो अपनी मां के गर्भ में आ गए थे और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जीव जब मां के गर्भ में आता है तो उसका जीवन शुरू हो जाता है, वो मुकदमा जीत लिया। तिवारी जी विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच गए और फिर रीवा का उज्जैनी महारानी हॉल, जो उस समय विंध्य प्रदेश की विधानसभा हुआ करती थी, उनकी बुलंद आवाज से गूंज उठता था। वो विधानसभा में गरीब गुरबा और किसान मजदूरों की बात किया करते थे, जमींदारी प्रथा और बेगार पर बात किया करते थे। जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध उन्होंने विंध्य प्रदेश की विधानसभा में रिकॉर्ड 5 घंटे का भाषण दिया। सोचिए क्या अभूतपूर्व वक्तव्य रहा होगा जब वो विधानसभा में लगातार इतनी देर तक बोलते रहे होंगे और सभा स्तब्ध होकर उन्हें सुन रही होती थी। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में केवल जमींदारी प्रथा पर ही नहीं बल्कि ऑफिस फॉर प्रॉफिट पर दिया गया उनका भाषण भी अपने आप में एक नजीर माना जाता है।
फिर आया वर्ष 1956, जब केंद्रीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर एक नए राज्य के गठन का फैसला किया। चूंकि विंध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुमत की सरकार थी, इसीलिए विंध्य के विलय का फैसला बहुत कठिन नहीं था, लेकिन सोशलिस्टों को विंध्य का विलयन मंजूर नहीं था। वो इससे पहले 1951 में जबरदस्त प्रतिरोध करके विंध्य के विलय को रोक चुके थे, लेकिन अब की बार सरकार ने शायद तय कर लिया था कि विंध्य का विलय करके ही रहेंगे। परिणाम स्वरूप श्रीनिवास तिवारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विंध्य के विलयन के विरुद्ध विधानसभा से लेकर सड़कों तक आवाज उठाते हुए जमकर विरोध किया। विंध्य के विलय के विरुद्ध उनका दिया गया 7 घंटे का भाषण अपने आप में ऐतिहासिक था। विंध्य प्रदेश तिवारी जी का स्वप्न था। आगे चलकर उन्होंने 2000 में विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्राइवेट बिल पास करते हुए विंध्य प्रदेश निर्माण का प्रस्ताव तत्कालीन केंद्र सरकार को भेजा था। तिवारी जी शुरुआत से अपनी वैचारिकी से समझौता करना पसंद नहीं करते थे। इसके लिए चाहे उनका राजनीतिक करियर ही दांव पर लग जाए, चाहे इसके लिए उन्हें अपने नेताओं से टकराव ही क्यों ना लेना पड़े। एक ऐसा ही किस्सा रीवा के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल बताते हैं। दरअसल ये 1952 के पहले आम चुनाव की बात थी। लोकसभा के चुनाव में सीधी संसदीय क्षेत्र से भगवान दत्त शास्त्री को सोशलिस्ट पार्टी से उतारा गया था। शास्त्री जी को सिंबल मिला, उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। इसी बीच लोहिया जी को जाने क्या सूझी, वे कानपुर के एक उद्योगपति सेठ राम रतन को लेकर आ गए। कहा इस सीधी से सोपा की टिकट पर अब ये चुनाव लड़ेंगे। तय हुआ कि शास्त्री जी पर्चा वापस लें और राम रतन सोपा के उम्मीदवार बने। सहज शास्त्री जी तो तैयार बैठे थे, पर जिस दिन पर्चा खींचने की बात आई, तिवारी जी सीधी पहुंचे, एक साइकिल जुगाड़ी और किसी बहाने शास्त्री जी को साइकिल के डंडे में बैठाया और उन्हें लेकर जंगल भाग गए। जब पर्चा खींचने की मियाद खत्म हुई, तभी उन्हें वापस लेकर लौटे। लोहिया जी के फैसले को चुनौती देना उन दिनों सोशलिस्टों के लिए भगवान को चुनौती देना था। साथियों की रोक टोक के बाद भी तिवारी जी ने कहा, हम डॉक्टर साहब का फैसला नहीं मानेंगे। यह क्या बात हुई? दिन भर सेठ साहूकारों जमींदारों के खिलाफ बोलो और रात को सेठों से ही समझौता, कैसा नहीं होगा। कल्पना कर सकते हैं आप कि लोहिया जी का गुस्सा कैसा रहा होगा। पर राजनीति में करियर बनाने के शुरुआती दिनों में तिवारी जी के ये तेवर थे। 1952 के बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में तिवारी जी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर 1972 के विधानसभा चुनाव में वो मनगवा सीट से विधायक चुने गए, लेकिन इसके साथ ही शुरू होने वाला था उनका नया राजनीतिक सफर भी। दरअसल अभी तक श्रीनिवास तिवारी समाजवादी दलों की राजनीति किया करते थे, लेकिन 1973 में वो कांग्रेस के चंदौली अधिवेशन में भाग लेने गए और वहीं इंदिरा गांधी के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस में उन्हें जगदीश चंद्र जोशी लेकर गए थे। इसके बाद तिवारी जी की राजनीति जो कांग्रेस के साथ शुरू हुई, तो ऐसी प्रतिबद्धता, चाहे आपातकाल हो या टिकट कटी हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। यहां तक कि उनके परम मित्र जगदीश चंद्र जोशी ने आपातकाल के समय उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए खूब कहा, लेकिन वो नहीं माने। उनकी निष्ठा और राजनीतिक प्रतिबद्धता को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी में रहने के दौरान जयप्रकाश नारायण उनके लिए भगवान तुल्य थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो आपातकाल के समय उन्होंने जेपी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कहा था। आप अपने हिसाब से इसमें उनकी अच्छाई या बुराई ढूंढ सकते हैं, लेकिन तिवारी जी ऐसे ही थे, संकल्पित और दृढ़ निश्चयी। 77 में जहां आपातकाल के समय कांग्रेस को देश भर में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस विरोधी लहर के बाद भी वो त्योंथर सीट से विधायक चुने गए। 77 के बाद 1980 का विधानसभा चुनाव भी वो त्योंथर सीट से जीते और अर्जुन सिंह की सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने, लेकिन कुछ नितांत व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने कुछ माह बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भले ही तिवारी जी अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री के विरुद्ध बोलने में भी हिचकिचाते नहीं थे। वो कहा करते थे कि अर्जुन सिंह भी कैबिनेट मंत्रियों की तरह ही एक विधायक हैं, वो सब कुछ नहीं हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने एक बार शिक्षा विभाग की एक फाइल पर दस्तखत कर दिए। इस पर उनसे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका सीधा जवाब था, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है, किसी विभाग की नहीं।
इसी दौरान का एक और वाकया है जब तिवारी जी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह बात मालूम है, वो सहकारी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी अधिकोष और उपभोक्ता भंडार रीवा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, जिसके कारण यहां उनका बहुत प्रभाव था। वर्ष 1982 की बात है। सहकारी बैंक के 11 कर्मचारियों को एक साथ हटा दिया गया था। तिवारी जी को यह बात नागवार गुजरी। वो इस बाबत विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए और अपनी ही सरकार पर संकट खड़ा कर दिया। बाद में उनके इस कार्य के लिए कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें तलब किया और इस पर सवाल पूछा। तिवारी जी का जवाब था, जिनकी वजह से हमारी अर्थात कांग्रेस की राजनीति चलती है, अगर हमारी सरकार ही उनके पीछे पड़ जाएगी तो ये कहां तक सही है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक अनुमान लगाते हैं संभवतः इन घटनाओं का कारण उनका अर्जुन सिंह से मतभेद रहा होगा, जो आने वाले समय में विंध्य के इन दोनों दिग्गजों का मतभेद खुलकर सामने आया। जब 1985 के विधानसभा चुनाव में श्रीनिवास तिवारी की टिकट काट दी गई। कहते हैं इसके बाद उनके अमैया स्थित आवास में करीब 20 से 25 हजार कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मांग ये थी कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया जाए और अपना दल बनाकर चुनावी रण में उतरा जाए। लेकिन तिवारी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेस का मतलब केवल अर्जुन सिंह थोड़े ही है। दरअसल उस चुनाव में समाजवादी पृष्ठभूमि के कई नेताओं की टिकट कट गई थी, जिनमें श्रीनिवास तिवारी भी थे। आगे चलकर तिवारी जी के नेतृत्व में ऐसे नेताओं का दल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिला और उनसे अपनी नाराजगी भी जताई थी। खैर, मध्य प्रदेश में 1985 के चुनावों में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर से वापसी और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। शपथ ली और एक दिन में ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था। हालांकि भले ही अर्जुन सिंह के इस्तीफे की वजह श्रीनिवास तिवारी न रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे उनकी जीत को बताया। जबकि अर्जुन सिंह के समर्थकों का दावा है कि अर्जुन सिंह को पहले से ही पंजाब के राज्यपाल बनने की सूचना थी। एक दिन के लिए वो मुख्यमंत्री अपनी जिद के कारण ही बने थे। अब सत्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन विंध्य की राजनीति में इस घटना को लोग अपने अपने ढंग से सुनाते हैं। खैर, श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह में मतभेद तो थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनमें मनभेद तो बिल्कुल नहीं था। यह बात सत्य है, क्योंकि निजी तौर पर दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान किया करते थे। श्रीनिवास तिवारी के साथी और अमरपाटन विधायक रहे स्वर्गीय शिव मोहन सिंह तिवारी जी की मृत्यु के बाद उन्हें याद करते हुए कहते थे कि यह बहुत आम धारणा थी कि तिवारी जी और अर्जुन सिंह के मध्य प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान किया करते थे। वो एक वाकया बताते हैं। एक बार उन्होंने श्रीनिवास तिवारी से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, दिग्विजय सिंह से ज्यादा अर्जुन सिंह बात याद रखते थे। दिग्विजय सिंह हाँ हाँ करके टरका दिया करते थे, लेकिन अर्जुन सिंह से एक बार कोई बात कह दी जाती थी तो उन्हें याद रहता था। उन्होंने एक बार अर्जुन सिंह से गुवाहाटी के एक अफसर के तबादले की बात कही थी। बाद में तिवारी जी खुद ये बात भूल गए, लेकिन अर्जुन सिंह नहीं भूले। उन्होंने तबादला आदेश की एक प्रति तिवारी जी को एक व्यक्ति के माध्यम से भिजवाई थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने श्रीनिवास तिवारी को फिर से उनकी पारंपरिक सीट मनगांव से टिकट दिया और वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। चूंकि इस वर्ष राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, इसलिए परंपरा अनुसार विपक्ष के किसी विधायक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से तिवारी जी का नाम बढ़ाया और वो विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। लेकिन 1992 में राम मंदिर आंदोलन की वजह से राष्ट्रपति द्वारा 4 राज्यों की बीजेपी सरकारों को भंग कर दिया गया था। इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी था, जहां बीजेपी की सरकार थी। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए और श्रीनिवास तिवारी मनगांव से 6वीं बार विधायक चुने गए। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा था कि तिवारी जी को इस बार मंत्री जरूर बनाया जाएगा। वो मंत्री तो नहीं बने, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास वो जरूर लिखने वाले थे। कहते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन नहीं किया था। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने सबको चौंकाते हुए उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। वो उसके बाद 1993 से लेकर 2003 तक लगातार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1998 का चुनाव जीतकर वो फिर से विधानसभा अध्यक्ष बने और फिर जैसा कि हमने बताया था, उसके बाद
वो इतिहास बन गया। इतिहास में शायद ही उनके जैसा स्पीकर कोई हुआ होगा जिन्होंने 10 सालों तक मुख्यमंत्री की हैसियत से सत्ता का उपभोग किया। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा संरक्षण और सम्मान विपक्ष के विधायकों को दिया। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक आध अपवाद को छोड़कर शायद ही कभी विधानसभा में मार्शल का प्रयोग किया होगा। विपक्ष चाहे कितना भी हंगामा करता रहा हो, एक बार विपक्ष के नेता गौरीशंकर शेजवार के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने उन्हें उनके चैम्बर में बंद कर दिया। इस प्रकरण में सबसे आगे थे बीजेपी विधायक विजय शाह। उन्होंने तो तिवारी जी के विरुद्ध बहुत ही असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन इस घटना के कुछ माह बाद ही जब हरदा में विजय शाह की वहां के एसपी से झड़प हो गई, एसपी साहब ने लाठीचार्ज करवा दिया, तो बतौर विधानसभा अध्यक्ष तिवारी जी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सदन में ही मुख्यमंत्री से एसपी को बर्खास्त करके सदन को सूचित करने के लिए कहा। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए तिवारी जी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रहर की शुरुआत की, जिसमें मुख्यमंत्री को अनिवार्यतः उपस्थित रहकर जवाब देना पड़ता था। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक अलग ही कार्यशैली विकसित की, जो आज भी मध्य प्रदेश के राजनीतिक हलकों में याद की जाती है। तिवारी जी जनता को ही सब कुछ मानते थे। वो कहते थे, हम जनता से ही हैं। कहा जाता है उन्हें शेर की सवारी का हुनर मालूम था। शेर की सवारी मतलब बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कसना उन्हें आता था। आज जब लोग बेलगाम अफसरशाही को देखते हैं तो अक्सर तिवारी जी को याद करते हैं। वल्लभ भवन से लेकर जिला मुख्यालय के अफसरों में तिवारी जी का इतना खौफ था कि उनके फोन आने पर अफसर अपने केबिन में ही खड़े होकर यस सर करने लगते थे। रीवा के वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल एक वाकया और बताते हैं कि एक बार तिवारी जी अमहिया स्थित अपने घर में बैठे थे। अप्रैल का महीना चल रहा था। तभी उनके क्षेत्र के कुछ लोग उनसे मिलने आए और शिकायत की कि दादा, अफसर काम तो दूर बात तक नहीं सुनते और दुत्कारते अलग से हैं। तिवारी जी ने अपने स्टाफ के माध्यम से जिले के सभी बड़े अफसरों को अमहिया तलब किया और अपने स्टाफ को ताकीद की कि जब सभी अफसर आ जाएं तो उन्हें कुछ देर यूं ही जनता के साथ धूप में खड़े रहने देना और फिर 15 मिनट बाद उन्हें गेस्ट रूम में बैठा देना, क्योंकि जनता इनको गंधाती है, आज के बाद नहीं गंधाएगी। ऐसा ही हुआ। सभी अफसर तिवारी जी की ड्योढ़ी पे आकर खड़े हो गए। 24 घंटे एसी में रहने वाले लाट साहब लोग अप्रैल की धूप और गर्मी में सामान्य जनता के साथ पसीने और गर्मी से बेहाल खड़े रहे। दरअसल श्रीनिवास तिवारी के लिए जनता ही जनार्दन थी और उसके साथ नौकरशाही का ऐसा रवैया उनके लिए सहनीय नहीं था। फिर आया वर्ष 2003, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रीवा में एक रैली को संबोधित करने आए थे। उनसे पहले ही किसी ने श्रीनिवास तिवारी की शिकायत की थी। दरअसल वाजपेयी जी के एयरपोर्ट से सभा स्थल तक पहुंचने के रास्ते को तिवारी जी के समर्थकों ने जगह जगह जाम कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने रीवा में भरे मंच से तिवारी जी पर कटाक्ष करते हुए यह कहा था कि सुना है रीवा में कोई सफेद शेर रहता है, लेकिन मैंने कई शेरों को जंगल से पकड़कर पिंजरे में कैद किया है। यह चुनाव तिवारी जी के अनुकूल नहीं था और उन्हें अपने प्रतिद्वंदी गिरीश गौतम के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सिरमौर विधानसभा से हार का सामना करना पड़ा। यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव था जिसमें उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लिया था। उसके बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम हुई, लेकिन खत्म नहीं हुई। वो बराबर जनता से मिलते जुलते रहे। 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष उनका जन्मदिन मनाया जाता रहा, जिसमें प्रदेश भर से दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगता था। उनके समर्थकों के लिए तो मानो ये महापर्व हुआ करता था, जिसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती थी। तिवारी जी को विधायी और संसदीय कार्यवाहियों का अच्छा ज्ञान था, कानून की अच्छी जानकारी थी, अच्छे वक्ता थे। इसके साथ ही लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उनको मध्य प्रदेश का विधान पुरुष कहा जाता था। अपने क्षेत्र की जनता से संवाद करने का तिवारी जी का एक अपना ही अंदाज था। अपने अमहिया स्थित आवास के बाहरी बरामदे में एक तख्त पर वो शान से बैठ जाते थे, अपने लोगों की बातें और समस्याओं को ध्यान से सुनते थे और वहीं बैठे बैठे ही समाधान करने का प्रयास करते थे। हालांकि उनके विरोधी उनके इस अंदाज को लेकर कई बार उन पर कटाक्ष भी किया करते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तिवारी जी को सफेद शेर क्यों कहा जाता है?
कहते हैं तिवारी जी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय था। दरअसल जब वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उनके काफिले में सफेद रंग की गाड़ियों का काफिला ही हुआ करता था। उनका धोती, कुर्ता, सैंडल और बिछावन सब कुछ सफेद होता था। ऊपर से उनके बाल और भौं सब सफेद रंग की थी। चूंकि विश्व का पहला सफेद बाघ विंध्य में ही मिला था और तिवारी जी भी विंध्य से थे, इसलिए तिवारी जी की तेज तर्रार छवि और सफेद पहनावे के कारण ही धीरे धीरे पक्ष और विपक्ष के नेता उन्हें सफेद चेत कहने लगे। उम्र और अस्वस्थता की वजह से भले ही उनकी सक्रियता कम हो गई थी, धीमी लेकिन दृढ़ आवाज फिर भी रीवा से लेकर भोपाल के राजनीतिक गलियारों में गूंजा करती रही। लेकिन 2018 में जब वो 93 वर्ष के थे, एक लंबी बीमारी के बाद 19 जनवरी को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। विंध्य की राजनीति का अथक सिपाही हमेशा के लिए एक मौन स्मृति देकर चिर निद्रा में लीन हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी संघर्ष की एक महान परंपरा और विरासत। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या विरोधी और क्या समर्थक, सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। श्रीनिवास तिवारी का राजनीतिक जीवन लगभग 7 दशक का था। उनकी कार्यशैली, राजनीतिक अनुभव और तेवरों के कारण उन्हें कई सारी संज्ञाएं और उपमाएं दी गईं। इसलिए उनके बारे में इतनी किंवदंतियां गढ़ी गईं कि शायद ही किसी और व्यक्ति के बारे में इतने सच्चे और झूठे किस्से प्रचलित हों। उनके बोलने का ढंग, फैसलों की दृढ़ता और प्रशासनिक पकड़ ऐसी थी कि उनके विरोधी भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो केवल एक राजनेता बस नहीं थे, बल्कि विंध्य की राजनीति में एक सुनहरे अध्याय थे, जिसकी आभा आज भी विंध्य भूमि में विद्यमान है। उनके विराट व्यक्तित्व की ऐसी छाप है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। आज उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर उनको आदर सहित याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।